नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सतीश चौहान क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था सिलेबस, और आज हम जो पुराना पेपर है 2018 का उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 123, इससे पहले 118 से लेकर 122 तक क्वेश्चन भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन सर करवा चुके हैं, तो अपन 123 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके किनारे की लंबाई A = 4.24 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम का परमाणु भार दे रखा है 23 का सैद्धांतिक घनत्व है। तो ये सवाल कह रहा है कि घनत्व निकालना है अपन को। तो घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है। एक काय केंद्रित एकक कोष्टिका है। काय केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है। काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है, सोडियम जो कण है वो अपना कहां पर होगा, वो किनारों पर होगा। उसके अलावा एक कण एकदम सेंटर में होगा, जिससे सभी किनारे पर उपस्थित जो कण है उनकी दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये अपनी जो कोष्टिका होती है ये काय केंद्रित एकक कोष्टिका होती है, जिसे अपन BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। तो इस एकक कोष्टिका में मिलने वाले कणों की जो संख्या है वो होती है 2। यानी इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो Z का मान है अपने पास वो रहेगा 2। ठीक है ना। अब यहाँ घनत्व निकालना है, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = m/v। और एकक कोष्टिका का जो घनत्व निकालना है उसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो देखो क्या आता है। ये आप समझ गए होंगे कि मैंने ये बताया कॉर्नर पर ये सोडियम के पार्टिकल है और एक सेंटर में है। फॉर्मूला जो होता है D = Z × m/na, जो अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है। और होता है आयतन, वॉल्यूम। इस तरह से अपन घनत्व निकाल सकते हैं। यानी ये तीन जो चीजें हैं वो अपनी बता रही है m को, और ये नीचे आ जाएगा v जो बता रहा है आयतन को। तो इसमें सभी चीजें अपन देख लेते हैं। d बता रहा है घनत्व को, डेंसिटी को, है ना। और z जो परमाणु संख्या है एकक कोष्टिका के अंदर उसकी संख्या बता रहा है। परमाणु संख्या 2 ही है। किनारों से 1/8 1/8 करके एक कण प्राप्त होता है, और एक सेंटर में एकदम पूरा कण है। तो कुल कण अपने पास 2 मिलते हैं एकक कोष्टिका में। फिर यहाँ m का जो मान है वो अपन को दे रखा है। m का जो मान है वो होता है 23। सोडियम का जो परमाणु भार है उसका मान दे रखा है 23 इसके बाद में अवोगाद्रो संख्या आप जानते हो। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। ये मान होता है। इसके बाद में अपने पास बच गया वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आयतन। तो कोई भी एकक कोष्टिका है उसके अंदर जो आयतन है वो भुजा का क्यूब होता है। आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब। और भुजा क्या है अपने पास, यहां पर a है, इसका मान अपन को दे रखा है। ठीक है ना। भुजा का क्यूब अपन को मान दे रखा है। तो अपन सवाल देखते हैं, इसमें मान अपन रखते हैं। देखो उत्तर इन सभी के अंदर किस में आ रहा है, उस उत्तर आ रहा है सभी घन ग्राम सेमी के अंदर आ रहा है। ग्राम सेमी -3, यानी अपन को ग्राम सेमी के अंदर मान निकालना है। और जबकि यहां पर अपन ने पास क्या दे रखा है, मान एंगस्ट्रॉम के अंदर दे रखा है। तो एंगस्ट्रॉम को सेमी के अंदर कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए अपन देखते हैं
तो अपन नया पेज लेकर इस पर देखते हैं। आप देखना कि एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम है और सेमी, इनका अपन कन्वर्टन करते हैं तो एक देखिए कि 1 मीटर बराबर क्या चीजें होती है। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेमी। 1 मीटर बराबर होता है आपके 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर होता है आपके पास 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है आपके पास 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। आपके पास 1 मीटर बराबर होता है 10⁻12 पिकोमीटर। और 1 मीटर बराबर हो जाता है आपके पास 10⁻15 फर्मी मीटर। तो ये मान आपको याद रखने, और इनका अपन आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो अपने सवाल के अंदर जो मान दे रखा है वो ग्राम प्रति घन सेमी के अंदर दे रखा है ना। अब उसको अपन एंगस्ट्रॉम है उसमें कैसे चेंज करेंगे, है ना। अपना सवाल के अंदर जो मान है वो मान दे रखा है एंगस्ट्रॉम के अंदर, और उत्तर जो आ रहा है वो ग्राम प्रति घन सेमी के अंदर दे रखा है। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, तो आप देखिए कि अपने पास सेमी का मान एक तो ये है और एक एंगस्ट्रॉम का मान ये है ना। तो ये दोनों मान दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आ जाएगा अपने पास, ये मान इधर जाएगा बट्टा में ऊपर आ जाएगा। तो 10⁻−10 होकर ये टोटल मान कितना आ जाएगा, 10⁻−8। ये कितना हो जाएगा, 10⁻−8 सेमी हो जाएगा। ये आपको मान ध्यान में रखना है। तो पिछली वाली स्लाइड में अपन चलते हैं। एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, इसको सेमी में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये A = अपने पास इसको चेंज करेंगे तो 4.24 इंटू 10⁻−8 सेमी हो जाएगा ये मान। ठीक है भाई। तो अब ये मान अपन को यहाँ पर रखने हैं। तो मान जब अपन रखते हैं ये सारे मान, तो क्या हो जाता है, देखो जेड की जगह अपन क्या रखेंगे, 2। जेड की जगह अपन मान क्या रख देते हैं, जेड की जगह अपन मान रख देते हैं 2। एम की जगह कितना रख देते हैं, एम की जगह अपन को सवाल में दे रखा है 23, तो 23 रख देते हैं। बी की जगह, बी अपने पास जो है वो मान दे रखा है अपने पास 4.24 इंटू 10⁻−8 सेमी। तो ये मान अपन रख देते हैं यहाँ पर। इसका कर देंगे अपन क्यूब, और बट्टा में क्या आ जाएगी, बट्टा में आ जाएगी अवोगाद्रो संख्या। तो यहां अपने पास आ जाएगी अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। और यहां अपने पास जो मान था वो अपन ने 23 कर दिया है। ठीक है भाई। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो पूरा, तो सॉल्व करने के बाद में जो मान आएगा वो अपने पास मान आ जाएगा 1.022 ग्राम प्रति घन सेमी। तो अपना उत्तर जो हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है भाई। तो ये पहला सवाल है, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, D = Z इंटू एम अपॉन अवोगाद्रो संख्या हो जाएगी, और यहां आ जाएगा आपका आयतन। ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इसकी सहायता से अपन एकक कोष्ठिका का घनत्व है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, अगला जो सवाल है वो किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। तो देखो, त्रुटियां कई प्रकार की होती है। रिक्तिका दोष भी होता है, अंतराकाशी दोष भी होता है। अंतराकाशी दोष के अंदर क्या होता है, देखो इस दोष में क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन है, तो धनायन का आकार छोटा होता है। ज्यादातर ये जो सिल्वर के हैलाइड है, AgCl है, AgBr है, और ऐसे ही जिंक सल्फाइड है, इनके अंदर इस प्रकार का दोष पाया जाता है। क्या होता है कि धनायन का आकार छोटा होने के कारण, ये अपन ऋणायन बना रहे हैं, धनायन का आकार है वो छोटा होता है।
तो वो क्या करता है, ये धनायन कोई भी छोटा है तो बीच में कोई भी खाली जगह होती है उस खाली जगह के अंदर आ जाता है, बीच में किसी भी खाली जगह में आ जाएगा, तो यहाँ रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी और बीच में आने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाएगा। एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई आयन बाहर से अंदर नहीं है। अगर बाहर से अंदर आता तो घनत्व में वृद्धि होती, और या फिर अंदर से कोई आयन बाहर जाता तो घनत्व में कमी आती। यहाँ कोई आयन न तो बाहर आता है, बाहर से अंदर आता है, न अंदर से बाहर जाता है, सिर्फ अंदर का ही एक आयन है वो किसी खाली जगह पर चला जाता है। इसे कहते हैं अपन अंतराकाशी दोष। और ये जो दोष है वो किस में मिलता है, इस दोष को अपन कहते हैं फ्रैंकल दोष। सिल्वर के हैलाइडों में होता है, जिंक सल्फाइड के अंदर ये पाया जाता है। ऐसे हैलाइड या ऐसे यौगिक जिनके अंदर अपन कह सकते हैं कि धातु धनायन का आकार है वो ऋणायन की तुलना में छोटा होता है, उसमें फ्रैंकल दोष है वो पाया जाता है। तो अपने पास फ्रैंकल दोष है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल से सोडियम आयन की समन्वय संख्या है। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, NaCl का जो क्रिस्टल है, उसमें क्या होता है कि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। समन्वय संख्या है उसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, यानी एक आयन है वो कितने आयनों के टच में, कोई आयन है जैसे ये कोई आयन है अपन लिख दिया प्लस है, ये कितने ऋणायन के टच में, जितने के टच में रहेगा वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे इस धनायन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। ऐसे सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है इस तरह से वो क्रिस्टल होता है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, उसमें एक सोडियम आयन है 6 क्लोराइड आयन के संपर्क में रहता है। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से क्रिस्टल होता है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। ठीक है, तो इस क्रिस्टल में एक सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयनों के संपर्क में रहेगा, तो यह समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर क्लोराइड की, सोडियम की पूछे, ऐसे क्लोराइड की भी पूछे तो भी समन्वय संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी। सीधी सी बात है कि कोई आयन है वो दूसरे आयनों के कितने आयनों के संपर्क में है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है। आदर्श विलयन है उनकी डेफिनेशन क्या होती है, आदर्श विलयन होते हैं वो हमेशा उनके लिए क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान 0 रहता है। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसका मान रहेगा 0। ये सारी डिटेल है, वैसे अपन विलयन वाला जो लेसन कवर करेंगे उसमें सब चीजें आ जाएगी। अभी आप चीजें ये समझ लीजिए कि एंथैल्पी परिवर्तन होता है H डेल H, उसका मान 0 रहना चाहिए। दूसरा आयतन परिवर्तन का मान है वो भी क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। और तीसरा क्या होता है कि कोई भी जो विलयन है जिनके लिए ये आदर्श विलयन तभी हो सकता है जब वो राउल्ट के नियम का पालन करे। किसके नियम का पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करे। ऐसा जो विलयन होगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा। एक शर्त और होती है इसके अंदर, यानी कणों के बीच में जो सहसंजक बल होता है, तो दो अगर विलयन अपन ले रहे हैं उनके बीच में जो सहसंजक बल है, उन विलयनों को जब आपस में मिलाते हैं तो वहां जो कणों के बीच में जो बल होगा सहसंजक बल वो बराबर होना चाहिए। यानी अपन चौथी शर्त है वो ये कह सकते हैं कि एक विलयन है जिसमें ए और ए के बीच में सहसंजक बल है यानी आकर्षण बल है, ऐसे बी और बी के बीच में आकर्षण बल है वो बराबर रहेगा ए और बी के बीच जो आकर्षण बल है। समझ गए। तो इस तरह से ये जब चारों शर्तें पालन हो जाती है तो वो विलयन होता है आदर्श विलयन। अगर इनमें से एक भी शर्त का पालन नहीं होता है तो वो आदर्श विलयन नहीं होता है। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये सही बात है। ये तो दूसरी देखो ये मिश्रित लिखा हुआ है, इसको भी मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बात सही है। तो ये दोनों शर्तें मिल रही है। तीसरी, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। चौथा है विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए। तो ये अपनी किसी भी शर्त के अंदर नहीं आ रहा है। तो
यही इसमें पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन के लिए क्या सही नहीं है। तो ये चौथा पॉइंट है, ये सही नहीं है, ये आ ही नहीं रहा है अपनी शर्तों के अंदर, तो ये 4 पॉइंट आ रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर। विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, 127वां क्वेश्चन है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में सोडियम क्लोराइड की मोल भिन्न है। मोल भिन्न है, देखो इसमें क्या होता है, मोल भिन्न को अपन प्रदर्शित करते हैं एक्स से। ये एक सांद्रता की इकाई है, जब अपन विलयन पढ़ेंगे तो उसमें सांद्रता पढ़ेंगे, और सांद्रता की अलग अलग जो इकाइयां हैं, मोलरता है, मोललता है, फॉर्मलता है, नॉर्मलता है, मोल भिन्न है, द्रव्यमान प्रतिशत है, पीपीएम है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो उसी में से ये एक चीज होती है मोल भिन्न। ठीक है ना, तो मोल भिन्न बराबर क्या होता है, मोल भिन्न है वो अपन को निकालनी है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की अपन को मोल भिन्न निकालनी है। तो मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, इसके जो सोडियम के जो मोल होंगे, मोल को दर्शाते हैं अपन एन के द्वारा, है ना। तो अपन सोडियम के मोल है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे कुल मोल। कुल मोल किसके हो जाएंगे, कुल मोल हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड के प्लस जल के मोल। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे कुल मोल, और ऊपर अपन को लिखना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड के मोल। मोल बराबर क्या होता है, वैसे ध्यान में रखना, मोल जो होती है ना, मोल, मोल को दर्शाते हैं अपन एन से। मोल बराबर होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, बट्टा होता है अणुभार। ठीक है ना, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टा अणुभार होता है। इसको अपन W बट्टा M भी कहते हैं। N बराबर होता है W बट्टा M। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड के मोल आएंगे, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड के मोल, और यहाँ होगा जल के मोल। तो इस सवाल में आपको निकालने हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न निकालने, तो सोडियम क्लोराइड के मोल कितने हैं, देखो 1 मोल दे रखा है, यानी यहाँ लिखना है अपन को 1, यहाँ मान आ जाएगा 1 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड के मोल कितने हैं, 1 मोल, तो यहाँ 1। यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा जल के मोल। तो जल के मोल लिखने के लिए अपन को ये ध्यान में रखना है कि जल के मोल बराबर क्या होगा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टा अणुभार। इसकी ग्राम में मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम जल लिख रखा है, तो जल की ग्राम में मात्रा कितनी है, 1000 बट्टा अणुभार जल का कितना होता है, 18 होता है। हाइड्रोजन के 2 हो गए मान, और ऑक्सीजन का मान हो जाता है 16, तो 16 और 2 मिलके हो जाते हैं 18। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो, इसको हल करोगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास 1, यहाँ पर भी 1 प्लस 1000 बट्टा 18। जब इसको हल कर लोगे आप, तो आपके पास मान आ जाएगा 0.0177। ये मान आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करते हो। इतना आप कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सवाल में अपन चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो आपेक्षिक अवनमन ये एक तरह से अणु संख्य गुणधर्म है। अणु संख्य गुणधर्म है वो कौन कौन से, ध्यान में रखना, जो विलय की मोल भिन्न के बराबर होते हैं। ठीक है ना, एक तो वाष्प दाब अवनमन होता है अणु संख्य गुणधर्म में, ध्यान में रखना, अणु संख्य गुणधर्म है वो विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलय कोई सा ही हो भले, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेंगे जो विलय है उसके मोल भिन्न के, या विलय की मात्रा कितनी डाली है अपने विलयन के अंदर, उस पर अणु संख्य गुणधर्म है वो निर्भर करेंगे। अणु संख्य गुणधर्म है वो अपने कौन कौन से आ जाते हैं, वाष्प दाब का अवनमन आता है, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। दूसरा जो आता है वो आता है अपना क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक का
उन्नयन। तीसरा जो आता है वो होता है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और जो चौथा होता है वो होता है परासरण दाब। तो ये चारों जो मान हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, विलेय की मात्रा पर या विलेय की मोल भिन्न पर। तो विलेय के मोल भिन्न पर ही ये चारों मान है वो निर्भर करते हैं। वाष्प दाब का अवनमन यानी कम होना, क्वथनांक उन्नयन यानी बढ़ना, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये चारों मान हैं वो विलेय के मोल भिन्न के पर निर्भर करेंगे। तो यहाँ सवाल में भी यही है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है, विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा विलेय के मोल भिन्न के। तो यहाँ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की जगह अगर डाल दिया जाए क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन या परासरण दाब, तो आपको ध्यान में रखना है विलेय की मोल भिन्न के बराबर होगा, उस पर निर्भर करेगा, उसके समानुपाती होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ml 0.1 मोलर विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो ये सीधा सा जो सवाल है ये मोलरता पर निर्भर है। मोलरता क्या कहती है कि 1 लीटर विलयन के अंदर घोले गए विलेय मोलों की जो संख्या होती है वो कहलाती है मोलरता। तो मोलरता की परिभाषा लिखकर अपन इसको सॉल्व करेंगे, यानी मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर होगा आपके पास, मोलरता को दर्शाते हैं भैया ध्यान में रखना कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोलरता को। तो मोलरता बराबर ऊपर होगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन। किसमें लेना है ये आयतन, ये आयतन आपको लेना है लीटर में, विलेय का आयतन जो लेना है वो लीटर में लेना है। तो विलेय के जो मोल है वो क्या होता है, विलेय के मोल, मोल बराबर मैंने अभी बताया था पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टा अणुभार होता है। तो और विलेन का जो आयतन है वो किस में दे रखा है, 250 ml में दे रखा है। तो इसको अपन को लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में ml को लीटर में चेंज करना है तो अपन 1000 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर अपन को मान ये फिट करने हैं। मोलरता अपन को दे रखी है, मोलरता कितनी दे रखी है, 0.1 मोलरता दे रखी है, यानी मोलरता है वो अपने पास है 0.1। ये मान अपन को दे रखा है सवाल में, बराबर विलेय के मोल। तो विलेय के मोल होते हैं पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टा अणुभार। ठीक है भाई, ये मोल होते हैं। बट्टा क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन अपन को दे रखा है ml में, यानी 250 ml दे रखा है, इसको लीटर में बदलना है। तो बट्टा में 1000 लगाएं तो ये 1000 ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 1000। ठीक है भाई। अब देखो कि अपने पास अणुभार जो है ये किसका, अपने पास NaOH का अणुभार है, ये M है वो किसका है अणुभार, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है वो क्या होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है अपने पास 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये मान आ जाता है अपने पास 40। तो अणुभार है वो कितना है, 40 है। तो यहाँ M की जगह अपन क्या करेंगे, M की जगह अपन कर देंगे 40। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, आप इसको हल करोगे तो मान आ जाएगा अपने पास। ये देखो आपने क्या करा, ये काटा 0 से 0, ठीक है, 25 चौके 100 हो गए आपके पास। 4 को 40 से काटोगे तो बट्टा में आ जाएगा 10, तो अपने पास W बट्टा 10 आ गए। ये 10 आप इधर भेज दो, तो इधर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 गुणा 10, यानी 1 आ गया मान। कितना आ गया, 1 मान आ गया आपके पास। पॉइंट हटाओगे तो बट्टा में 10 करोगे, 10 से 10 कट गया तो मान आ जाएगा 1। ठीक है भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है भाई। तो ये सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही सरल सवाल है। इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। मोलरता और मोललता, नॉर्मलता, मोल भिन्न का भी अपन ने सवाल देखा था, इनके सवाल निश्चित रूप से आते हैं।
अगला जो सवाल है, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद। ये सवाल थोड़ा विवादित था, तो ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है ये सवाल, तो इसको डिलीट कर रखा है। फिर भी अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं कि हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा होगा इनके अंदर। देखो, हाइपोक्लोरस अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HOCl होता है, HOCl, ये हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। और जो आपका प्रोपाइन है, प्रोपाइन होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपके प्रोपाइन, यानी एल्काइन है ये। इसके साथ योगात्मक क्रिया करनी है, तो योगात्मक क्रिया जो होगी ना इसके अंदर, वो आपको मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार अपन करेंगे। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार करेंगे तो ये जो डिवाइड होगा, ये जो टूटेगा, इसमें ध्यान रखना OH माइनस और Cl पर रहेगा प्लस। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा आपके प्लस। ठीक है भाई, तो माइनस से जुड़ जाएगा Cl, यानी इसके पास जो डबल बॉन्ड है यहाँ CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl, और इस C पर प्लस है तो प्लस के साथ जुड़ जाएगा माइनस वाला पोर्शन, ये माइनस वाला पोर्शन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास OH। ठीक है भाई, ये अपन ने एक हाइपोक्लोरस अम्ल जोड़ा है। ऐसे दूसरा और जुड़ेगा, तो दूसरा जुड़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ वापस एक Cl और जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा OH। ठीक है भाई, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस यौगिक के साथ वापस एक हाइपोक्लोरस अम्ल है वो और क्रिया करेगा। उससे क्या होगा कि देखो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर जाएंगे, जैसे यहाँ गए थे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, माइनस आएगा तो उसके साथ अपन क्या करेंगे, Cl जोड़ देंगे, और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ जोड़ देंगे अपन OH। तो यानी कुल मिला के जो बात है यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा कि यहाँ एक Cl और जुड़ जाएगा और यहाँ एक OH और जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्या होता है कि एक कार्बन पर दो OH है वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। एक कार्बन पर दो OH है, हाइड्रोक्सिल समूह है, वो स्थायी नहीं होते हैं। तुरंत क्या हो जाता है, जल का एक अणु निकल जाता है। यानी यहाँ पर दो OH है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से निकल जाएगा आपके H। ये वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ से। वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो ये माइनस इसके पास रहेगा यहाँ पर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये माइनस यहाँ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये यौगिक जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ये यौगिक है वो इस तरीके से बन जाएगा। देखो CH ऊपर बना देते हैं हम, देखो थोड़ी जगह की कमी है इधर। देखो CH3C आपके पास यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, फिर आ गया आपके पास CHCl। तो ये एक तरह का देखो क्या यौगिक हो गया, ये कीटोनिक यौगिक हो गया जिसके अंदर हैलोजन जुड़े हुए हैं। अब इसका अगर आप नामकरण करते हो IUPAC नामकरण, तो देखो क्या होगा, 1 2 3, पहले श्रृंखला का चयन होता है, फिर क्रमांकन होता है, फिर अपन नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो लिखते हैं वो किसको लिखते हैं, अपन प्रतिस्थापियों को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी एक नंबर पे है, तो एक नंबर पे दो प्रतिस्थापी है, तो 1,1 डाइक्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन, एग्जैक्ट नाम ये होता है इसका, लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हो 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेनोन। तो ये इसका जवाब हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेनोन, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सरल इनका जवाब हो सकता है। देखो क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि
एसिडिटी को कौन से यौगिक बढ़ाते हैं और कौन से यौगिक कम करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। -I वाले ग्रुप, या फिर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। और कुछ समूह होते हैं वो +I वाले होते हैं। +I और -I, ये जब अपन प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे तो उसकी पूरी चर्चा करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। ऐसे समूह क्या होते हैं, ऐसे क्या करते हैं समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं अपन इनको। ऐसे समूह करते हैं इलेक्ट्रॉन बंद में इलेक्ट्रॉन देते हैं, और विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो तीनों यौगिक अगर अपन देखें तो ये अपना नाइट्रोफिनोल है, ये फिनोल है, ये अपना क्रिसोल है, ठीक है ना। तो इनके अंदर देखो क्या है, यहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका जो प्रभाव है वो क्या है, बंद में इलेक्ट्रॉन देना। ये बंद में इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा, बंद से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो खींचने की वजह से फिनोल है उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। फिनोल का जो दूसरा नाम होता है वो कार्बोलिक अम्ल होता है। फिनोल भी एसिडिक व्यवहार रखता है। फिनोल के अंदर क्या होता है कि ये H है वो निकल जाता है बाहर। H निकलने के बाद में फिनोक्साइड आयन बनता है, और ये फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो फिनोल की जो प्रवृत्ति होती है वो एक तरह से अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन अगर अपन करें तो ध्यान में रखना, फिनोल की तुलना में नाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा अम्लीय है। रीजन क्या हो गया इसका कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचने की वजह से ये H है वो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है। फिर इनमें अगर कंपैरिजन कर लें तो ध्यान में रखना कि इसमें क्या हो गया, ऐसा समूह हो गया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी इसकी तुलना में। तो ये कम एसिडिक है, ये थोड़ा एसिडिक हो गया, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो इसका उत्तर जो है वो देखो क्या हो गया है, अपने पास सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो कौन सा है, 1 नंबर वाला एसिडिक है, यानी सेकंड जवाब हो गया अपने पास। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, 1 नंबर, फिर कौन सा हुआ 2 नंबर, और फिर हो गया 3 नंबर। तो इसका जवाब हो गया 2 नंबर वाला, यानी ये सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा इसके अंदर। समझ गए होंगे इस बात को। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अनुनाद में क्या होता है भैया, देखो अनुनाद के अंदर जो अणुओं की व्यवस्था है उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अणु वैसे के वैसे ही रहते हैं। कार्बन जहाँ वहीं रहेगा, नाइट्रोजन जहाँ है वो वहीं रहेगा। केवल परिवर्तन होता है आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था के अंदर, यानी बंद व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। तो देखो क्या है, इनमें समान आबंधन होते हैं, ये नहीं होता है कभी भी अनुनादी संरचनाओं के, यानी बंधन तो चेंज होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें समान आबंधन होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या बराबर रहेगी। सभी अनुनादी संरचनाओं की जो ऊर्जा है वो लगभग समान रहेगी, यानी वहां भी कोई परिवर्तन नहीं है। इनके अणुओं की व्यवस्था समान रहेगी। अणु जैसे मैंने कहा किसी में अनुनाद चल रहा है तो अणुओं की व्यवस्था वही रहनी है, केवल और जो केवल चेंज आ रहा है वो आपके पाई इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है या बंद की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इसका जवाब जो है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एथेन के सांतरित सरूपण के विषय में सही कथन चुने। सरूपण ये क्या चीज है, देखो सांतरित और घर्षित, ये जो सरूपण है ये क्या चीज है। आपने एक स्ट्रक्चर देखी है CH3 इसको एथेन बोलते हैं अपन। इस एथेन को सरूपण के रूप में कैसे दर्शाया जाता है कि एथेन जो है उसमें एक
जो कार्बन है उसको अपन गोले के रूप में दिखा दें और एक कार्बन को अपन पॉइंट के रूप में दिखाएं। ठीक है भाई। तो इस पॉइंट वाले कार्बन से मान लो कि ये दो कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये अपन कह देते हैं ये पहला वाला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। तो इस फर्स्ट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है भाई। और दूसरे वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था देखो क्या हो सकती है। ये जो कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, वो इस तरह से अपन ने बनाए हैं, यानी ये हाइड्रोजन अगर बीच में ऐसे दिखाई दे तो इस सरूपण को बोलते हैं सांतरित सरूपण कहा जाता है। यानी एथेन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहूँ कि एक कार्बन आगे एक कार्बन पीछे, आगे वाले कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। ऐसे पीछे जो कार्बन है वो एकदम इसके एकदम सीध में, उसको अपन ने बना दिया सर्कल के रूप में। इस सर्कल की परिधि से अपन हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। तो अगर सर्कल वाले जो हाइड्रोजन है या आगे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में दिखाई देते हैं, एकदम बीच में दिखाई दे रहे हैं, देखो इसके जो हाइड्रोजन है वो पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनके बीच में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे सरूपण को अपन बोलते हैं सांतरित सरूपण। अगर ये एक सीध में आ जाए, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो इसकी सीध में आ जाए, एकदम आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो एक ही सीध में अगर आ गए तो उसे बोलते हैं घर्षित सरूपण। तो अब इन दोनों सरूपण के अंदर क्या होता है, घर्षित सरूपण में आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन वो एक सीध में, तो उनमें आपस में रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना, इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, घर्षित सरूपण से सांतरित सरूपण है वो क्या होगा, ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है ना। देखो घर्षित सरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं कौन से सरूपण, सांतरित जो रूप है वो ज्यादा स्थायी होगा। यानी इस तरह से जो है ये सरूपण क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, न तो ये बराबर होगा न ये घर्षित सरूपण से कम स्थायी होगा। कौन सा जवाब हो जाएगा इसमें, घर्षित सरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं कौन से, सांतरित सरूपण, क्योंकि आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन जो हैं वो पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ रहे हैं, न कि एक सीध में आ रहे हैं। एक सीध में आते हैं रिपल्सन होता है, एक सीध वाला घर्षित है और जो बीच में आ रहा है वो सांतरित है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। चतुष्क कार्बन का मतलब हो गया एक कार्बन से 4 कोई तत्व जुड़े हुए, 4 कार्बन जुड़े हुए। तो इसका जो जवाब है वो देखो ये हो जाएगा आपके 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। देखो किस तरह से प्रोपेन की संरचना होती है, वो ये होती है, 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन के अंदर। ठीक है ना। तो 2 नंबर पे क्या है, 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल, यहाँ CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। तो ये हो गया 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन करने के लिए यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। ये हो गया आपके पास 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये जो कार्बन है इसकी जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था होगी, चतुष्क व्यवस्था हो गई है, ये चतुष्क कार्बन हो गया। इसलिए इसका जवाब है वो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। इनके अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, 2 मेथिल ब्यूटेन में भी नहीं हो रही है, न प्रोपेन के अंदर हो रही है। जब आप इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप समझ जाओगे कि 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन के अंदर भी नहीं बन रहा है। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसमें 2,3 यानी 2 और 3, तो इसमें चतुष्क व्यवस्था नहीं हो रही है। 3 से तो जुड़ा हुआ है, तृतीयक व्यवस्था तो बन रही है, लेकिन चतुष्क नहीं बन रही है, न इसमें बन रही है न इसमें बन रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा अपने पास पहला ऑप्शन 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है। तो देखो बेंजीन के अंदर क्या होता है, ये अपना बेंजीन है, ये बेंजीन होता है। बेंजीन को आप देखो इस तरीके से भी बना सकते हो, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है वो विस्थानीकृत होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन है वो चलते रहते हैं, तो इसको भी बेंजीन कह रहे हैं, इसको भी बेंजीन कह रहे हैं, और ये विस्थानीकृत होते हैं यानी घूमते रहते हैं लगातार।
तो अपन ये भी बेंजीन बनाते हैं, एरोमेटिक समूह होता है ये, ठीक है। बेंजीन को ये भी दिखाते हैं अपन C6H6, ये भी बेंजीन ही है, ये आप सब जानते हो। तो अब देखो क्या है कि एथीन और एथाइन में क्या हो रहा है, एथीन और एथाइन के अंदर होता है, देखो क्या चीज है कि डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन की तरह विस्थानीकृत नहीं है, इतने घूम नहीं रहे हैं, इस तरह से अनुनाद नहीं चल रहे हैं। यानी बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, एक तरह से अपन कह सकते हैं बिजी है। जबकि जो अपन ने एल्कीन बनाई है एथीन, एक तो अपन ने एथाइन बनानी है, देखो ये मैंने प्रोपीन बना दी, एथीन बनानी है, तो एथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। और एथाइन जो है वो अपने पास होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होती है एथाइन, ठीक है भाई। तो इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्या रहते हैं कि एकदम फ्री रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है बेंजीन की तुलना में। बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान कर देते हैं इसको, तो ये ज्यादा स्टेबल है बजाय इनके, इसके अंदर अनुनाद चल रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 137 आ गया, तत्वों CnPs के परमाणु आकार का सही क्रम है। साइज की बात हो रही है, तो ये अपने आवर्त सारणी वाली जो लेसन है उससे संबंधित हो गया है। साइज में देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ध्यान में देना कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखना साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट अपन जब चलते हैं तो साइज हमेशा क्या होती है, साइज हमेशा डिक्रीज होती है, साइज हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज का मतलब है परमाणु का आकार, और डिक्रीज होने का कारण क्या है, परमाणु के अंदर नाभिकीय आवेश, बाएं से दाएं चलेंगे तो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ेगा, जिसे अपन कहते हैं जेड इफेक्टिव, जिसे अपन क्या कह देते हैं, जेड इफेक्टिव कह देते हैं। जेड इफेक्टिव है उसका मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो भैया ये घटेगा, साइज घटेगा, हमेशा ध्यान में रखना। ऊपर से नीचे जब आते हैं अपन, यानी अप टू डाउन जब अपन आते हैं तो साइज है वो क्या होगा, साइज है वो आपका भैया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ेगा, कारण क्या है इसका साइज बढ़ने का, कोष की संख्या बढ़ती है। यानी जो गोला है, जो ऊपर से नीचे अपन आ रहे हैं हाइड्रोजन से, जैसे अपन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम नीचे आ रहे हैं, तो साइज है उस वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोष की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हाइड्रोजन के अंदर ये आकार बताते हैं, ये नाभिक है, और ये पहला गोला बताया, तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, ये एक कोष और बढ़ गया, तीसरे वाले में और कोष बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया लगातार आकार है वो बढ़ता जा रहा है कोष की संख्या बढ़ने के कारण। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो साइज बढ़ेगा, और बाएं से दाएं चलेंगे तो साइज घटेगा। उसी पर ये अपन को देखना है, देखो क्या करना है अपन को, ये अगर समझ गए होंगे तो देखना, तो आकार जो है अपने पास चार तत्व दे रखे हैं। आप देखो एक तो तत्व दे रखा है आपके पास कार्बन, फिर दे रखा है आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है और सल्फर है। तो देखना क्या है, हमेशा मैंने अभी बताई थी कि भाई ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ेगा, रीजन क्या हो गया, कोष की संख्या बढ़ रही है। तो इन दोनों की तुलना में, इन दोनों की तुलना में इनका आकार क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसमें जो कोष की संख्या है दूसरे आवर्त में आ रहे हैं ये, और ये आवर्त में आ रहे हैं तीसरे आवर्त में, तो इनमें कोष की संख्या ज्यादा है, यानी इन दोनों का आकार तो इनसे बड़ा ही होगा, ठीक है ना, इनका आकार बड़ा है इन दोनों से, ठीक है भाई, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं अपन तो आकार बढ़ता है, तो इन दोनों की तुलना में इनका आकार बड़ा है। फिर देखो क्या होता है, बाएं से दाएं जब अपन चल रहे हैं, बाएं से दाएं जब अपन चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो
बाएं से दाएं जब चलते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। यानी इन दोनों का आकार इन दोनों से तो छोटा है, इनका आकार छोटा है। इन दोनों में भी कौन सा आकार छोटा है, नाइट्रोजन का, क्योंकि बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार नाभिकीय आवेश के कारण आकार क्या होगा, छोटा। तो कुल मिला के बात ये हो गई, इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन का आकार है वो छोटा हो जाएगा, कारण हो गया नाभिकीय आवेश। बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार छोटा होगा। तो अगर इसमें देखो नाइट्रोजन वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये देखो नाइट्रोजन का आकार इन दोनों में छोटा आ रहा है, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा हो सकता है, ये दोनों ही नहीं होंगे, यानी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये दोनों कट हो गए। फिर देखो कि सबसे छोटा आकार हुआ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से थोड़ा सा बड़ा कौन सा तत्व हो गया, वो हो गया आपके कार्बन, क्योंकि ये इनका आकार तो बड़ा ही है। तो नाइट्रोजन के बाद में देखो कार्बन किस में आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है, चलो ठीक है। फिर आगे देखो इन दोनों में से किसका आकार छोटा होगा, फोस्फोरस की तुलना में सल्फर का आकार है वो छोटा होगा, क्योंकि सल्फर है वो बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो सल्फर का आकार क्या होगा, छोटा होगा, यानी सल्फर छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपके फोस्फोरस। तो इसका जो सही जवाब है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, मोजले ने दी थी। इसमें आवर्त है, आवर्त कितने होते हैं, आवर्त सारणी में ध्यान में रखना, आवर्त सारणी जो दी थी वो दी थी आपके मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले की है, पुरानी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, मेंडलीफ है, लेकिन अभी जो आधुनिक है उसमें मोजले है। मोजले ने क्या कहा है, मोजले की आवर्त सारणी में ध्यान में रखना, आवर्त की जो संख्या है, आवर्त की संख्या है 7 और वर्ग की संख्या जो है वो कितनी है, 18 है। ठीक है ना भाई। अब ये आवर्त कौन से हैं, देखो आवर्त जो है आपके, जब अपन इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ये अपनी पीरियोडिक टेबल का पहला वर्ग बना दिया, जिनको अपन क्षार धातु कहते हैं। ये पहला आवर्त होता है अपना, ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 आवर्त होते हैं। इनको अपन बोलते हैं आवर्त, इनको अपन क्या कह देते हैं, आवर्त कह देते हैं, आवर्त। इन्हीं को ही अपन एन कहते हैं, एन। और एन क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। एन ही क्या कहलाती है, आपके मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, यानी एन है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसी को ही अपन ऊर्जा स्तर कह देते हैं। देखो इसी के अलग अलग नाम है, एन है, इसी को ही मुख्य क्वांटम संख्या कह रहे हैं, इसी को ही आवर्त कह रहे हैं, इसी को ही ऊर्जा स्तर कह रहे हैं, और क्या नाम हो सकते हैं, इसी को ही कोष कहा जाता है, कोष। ठीक है, इसी को ही कक्षा कहा जाता है, और इसी को ही सेल कहा जाता है। ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है ना, आवर्त, एन, मुख्य क्वांटम संख्या, ऊर्जा स्तर, कोष, कक्षा, सेल। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है, मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138वां क्वेश्चन जो है, उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व है। इलेक्ट्रॉन लब्धि, पहले इसको जानना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या चीज होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, और इसी को ही अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। होती क्या है ये, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो जोड़ने पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है भाई।
अब देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो विद्युत ऋणता होती है, उच्चतम विद्युत ऋणता होती है, वो होती है फ्लोरीन की। यानी फ्लोरीन अगर किसी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को जो खींचने की जो क्षमता है, सबसे ज्यादा खींचना जो है वो किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। वो तुरंत इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यानी बंध के इलेक्ट्रॉनों का जो झुकाव है वो फ्लोरीन के पास हो जाएगा, जितना क्लोरीन नहीं कर पाएगा। अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन जितना फ्लोरीन खींचता है उतने नहीं खींचता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर होता है अपने परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। खींचना अलग चीज है, ठीक है ना, और ग्रहण करना अलग चीज है। यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसमें फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से ज्यादा नहीं होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को तो जरूर खींच लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है क्लोरीन की। रीजन क्या है इसका, कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो ज्यादा होता है छोटे आकार के कारण। फ्लोरीन का आकार छोटा होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींच तो लेता है अपनी तरफ, लेकिन अपने अंदर नहीं लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें खुद में क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन कह सकते हैं क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है इनके अंदर। ये चारों जो तत्व दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, ठीक है भाई। निम्न तत्वों HOFS और क्लोरीन के लिए ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है। ऋणात्मकता यानी विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी मैंने बात की थी विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है, मैंने बताया है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, न कि अंदर ग्रहण करना। अंदर इलेक्ट्रॉन कोई आ जाता है बाहर से तो वो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी क्योंकि ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है ना। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों की जो खींचने की जो क्षमता है सबसे ज्यादा, वो ध्यान में रखना, हमेशा ज्यादा होती है फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणता वाला कोई तत्व है तो वो फ्लोरीन है। तो सीधा सा जवाब है इसके अंदर कि फ्लोरीन कहाँ दिख रहा है, फ्लोरीन यहाँ दिख रहा है अपन को, और यहाँ पर भी दिख रहा है। यानी ये दोनों ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गए आपके, ठीक है भाई। अब इसमें देखो कि आगे वाले जो तत्व है उनमें देखो क्या क्या होता है, अपने पास कौन कौन से तत्व हैं। हाइड्रोजन अपने प्रथम वर्ग के अंदर आ रहा है, और देखो कौन से तत्व हैं अपने पास है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है भाई। ये तत्व हैं, 5 तत्व अपन को दे रखे हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसकी विद्युत ऋणता का मान सबसे कम है इसके अंदर, उसकी विद्युत ऋणता का मान है 2.2, ठीक है भाई। उसकी विद्युत ऋणता का मान कितना है, 2.2 है। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो होती है 4.0, यानी 4 होती है। इसी तरह क्लोरीन की होती है वो 3.0 होती है, यानी 3 होती है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन की जो होती है वो हो जाती है आपके 3.5 हो जाती है, और सल्फर की जो है वो है आपके 2.5। तो आप सीधा सा इनको देखकर ही पता लगा सकती हो क्या क्रम रहेगा। यानी फ्लोरीन के बाद में नंबर आ जाएगा ऑक्सीजन का, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आया आपके क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आया आपके सल्फर, सल्फर के बाद में आ गया आपके हाइड्रोजन। तो देखो ये कौन सा क्रम मिल रहा है अपने पास, क्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पर, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर हाइड्रोजन। तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। ये अपना सही जवाब हो गया है। समझ गए होंगे कारण कि भाई ये विद्युत ऋणता का ऑर्डर है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात पूछी जाती तो मैं वापस बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की ही ज्यादा रहेगी। कारण है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो चुका है भाइयों। ये क्वेश्चन डिलीट होने का कारण क्या है कि इसमें ये पाई गुण प्रतिशत लिख दिया, जबकि इसमें लिखना था कि पी गुण प्रतिशत कितना है, ये पूछना था इसके अंदर।
ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, सवाल क्या कह रहा है कि P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में P गुण का प्रतिशत है। ये डिलीट हो चुका है क्वेश्चन, उस समय डिलीट कर दिया था ये, क्योंकि ये शब्द गलत आ गया था। तो अब देखो इसमें अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। अपन P4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। P4 का मतलब 4 फॉस्फोरस है, श्वेत फॉस्फोरस अपन जानते हैं, रेड फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, तो श्वेत फॉस्फोरस। तो P4 की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है अपने पास। एक फॉस्फोरस है वो कितने बंध बना रहा है, 3। अच्छा, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है, नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है फॉस्फोरस। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन परिवार का जो सदस्य है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है NS2Np3। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी बाह्यतम कोष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, जिनको अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो देखो प्रत्येक फॉस्फोरस के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बंध बनाने के काम में आ रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनके पास पड़े हुए हैं, जिनको अपन बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ऐसे इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी और इसके पास भी है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ देखना है कि इनकी संकरण अवस्था कितनी है फॉस्फोरस की, प्रत्येक फॉस्फोरस है वो किस संकरण अवस्था में। तो संकरण अपन जब पढ़ेंगे तो देखना संकरण का जो फॉर्मूला होता है, संकरण कैसे निकाला जाता है। संकरण में ध्यान में रखना, संकरण जो होता है, संकरण जो होता है, संकरण बराबर क्या होता है, संकरण कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन है उस, वो कैसे निकाला जा सकता है। आप क्या करो, सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की जो संख्या है वो ले लो, प्लस अगर उसके पास लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो संख्या ले लो। इन दोनों संख्या को अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाता है, संकरण आ जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्रत्येक फॉस्फोरस है उसके पास सिग्मा बंध की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3, 3 सिग्मा बंध है, और एक आ गया अपने पास लोन पेयर, यानी 3 सिग्मा बंध है और आपके पास एक लोन पेयर है। टोटल मान कितना आ गया, 4। जब ये मान 4 हो जाता है तो ध्यान में रखना, अगर इनका योग 4 आता है तो संकरण होता है sp3। ठीक है ना भाई, ये ध्यान में रखना, यानी यहाँ प्रत्येक फॉस्फोरस है वो sp3 संकरण अवस्था में है। ठीक है ना, यानी ये दोनों जो मान है वो अगर मान 3 आता है, 3 मान आएगा तो संकरण होता है sp2। ठीक है, 2 मान आता है तो होता है sp संकरण, और 4 आता है तो sp3 होता है, 5 आता है तो आपके sp3d हो जाएगा, 6 हो जाता है तो sp3d2 हो जाएगा, 7 होते ही sp3d3 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन संकरण निकालते हैं। उप संयोजक यौगिकों में डी पहले आ जाता है, उसका रीजन अलग है। तो अभी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ मान कितना आया, 4, यानी सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर का मान 4 आ गया, तो अपने पास संकरण हो गया sp3। ये बात समझ गए होंगे। तो अब sp3 अगर अपन ने संकरण निकाल लिया इस फॉस्फोरस में, तो फॉस्फोरस में देखो क्या है, sp3 है, तो इसके अंदर ये टोटल मान अपन कह देते हैं प्रतिशत में निकालना है। तो sp3 है वो 100% अपन मानते हैं, 100% है अपने पास। तो 100% में से p कितना प्रतिशत है, देखो ये टोटल कितने हैं, यानी एक s है और 3 p मिले हुए हैं इसके अंदर, और बराबर किसके हैं, ये 100% के हैं। तो p कितना भाग ले रहा है इनका, p सीधी सी बात है कि 4 को अपन डिवाइड करें तो ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25 मिलकर ही 100 हो रहे, तो इन तीनों p का हो जाएगा 75%। कितना परसेंट, 75%। तो ये जवाब हो जाएगा इसका 75%। ठीक है, समझ गए होंगे ये बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब,
अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वह है। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं कि दो हैलोजन परमाणु या ज्यादा हो सकते हैं, हैलोजन परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं उससे बोलते हैं अंतर हैलोजन परमाणु या अंतर हैलोजन यौगिक बोला जाता है उनको। तो ये सारे के सारे अंतर हैलोजन यौगिक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, हैलोजन ही है और आपस में जुड़े हुए हैं, ये अंतर हैलोजन यौगिक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है, एक डाइमर के रूप में पाया जाता है, डाइमेरिक संरचना के अंदर पाया जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपके ICl3। इसका रीजन क्या है कि ये इस स्ट्रक्चर के अंदर ICl3 है, सिंगल के अंदर स्टेबल नहीं होता है, अस्थायी होता है और एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। तो ये किस रूप में पाया जाता है प्रकृति में, I2Cl6 रूप में पाया जाता है, एक डाइमर के रूप में पाया जाता है ये, ठीक है। तो इसका जवाब है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अंतर हैलोजन यौगिक इनमें से जो है वो ICl3 ऐसा यौगिक है जो स्थायी नहीं है, वो I2Cl6 के रूप में पाया जाता है, ठीक है भाई। तो इसका जवाब सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिलीट हो चुका है। देखो इसके अंदर क्या है कि मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से रिलेट है, वैसे अपन एस ब्लॉक के अंदर भी इसको ले सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप है, वो कोशिका होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उस पर पाए जाते हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप। तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करने के काम में आते हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है भाई। सोडियम पोटेशियम पंप है वो तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करने के काम में आते हैं। तो इसका जवाब है अपने मानव शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण पंप है, वो है सोडियम पोटेशियम पंप है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः वियोजित अमोनियम क्लोराइड का वाष्प घनत्व है। तो वाष्प घनत्व जो है वो क्या होती है, वाष्प घनत्व है वो मोलिकुलर मास के बराबर होता है। देखो मोलिकुलर मास है T समानुपाती होता है या बराबर होता है मोलिकुलर मास के, ठीक है, आणविक द्रव्यमान के। T होता है अपना घनत्व, ठीक है भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो जब वियोजित होता है तो वो किस रूप में टूटता है, एक तो अमोनियम के आयन के अंदर टूटता है और एक Cl- के अंदर टूट जाता है, ये दोनों ही एक्वस रूप में है। तो जब ये टूटते हैं तो इनका जो इफेक्टिव मोलिकुलर मास जो है वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव यानी प्रभावी आणविक द्रव्यमान, इफेक्टिव मोलिकुलर मास है वो आपके हो जाएगा, जो इनका मोलिकुलर मास है उसका बट्टा में लगाते हैं अपन आई क्या होता है, आई होता है वॉन्ट ऑफ गुणांक, ठीक है ना। यहाँ आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड है, ये टूट कर क्या हो गया, ये 2 आयनों में टूट रहा है, ठीक है ना। तो मोलिकुलर मास है इनका, आई का मान अपन 2 रखते हैं, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आई का मान यहाँ क्या आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा 2। आई वॉन्ट ऑफ गुणांक होता है, जब हम विलियन पढ़ेंगे तो उसमें वॉन्ट ऑफ गुणांक भी पढ़ेंगे। तो जब मोलिकुलर मास है वो आधा हो रहा है, इसका मतलब वाष्प घनत्व है वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में समानुपाती संबंध है या बराबर का संबंध है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का आधा हो जाएगा, वाष्प घनत्व वो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का आधा हो जाएगा, ठीक है भाई। रीजन हो गया है कि अमोनियम क्लोराइड है वो टूट जाता है 2 आयनों में, तो इफेक्टिव जो प्रभावी मोलिकुलर मास है वो तो आधा रह गया, इसलिए वाष्प घनत्व भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। तो अम्ल और क्षार की अवधारणा अपन को पढ़नी पड़ेगी, बड़ा टॉपिक है। अभी सिंपल अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता है उसको 3 सिद्धांतों के आधार पर समझा जाता है।
एक होता है आपके ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत, एक होता है आपके आरेनियस का सिद्धांत, और एक होती है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक है ना। तो आरेनियस का सिद्धांत है, उसमें तो अपन ये कहते हैं कि H+ जो निकाल रहे हैं वो अम्ल है, OH- निकाल रहे हैं वो क्षार है। ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा में होता है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के आधार पर समझाया जाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। लुईस अवधारणा में क्या होता है, लुईस अवधारणा में देखा जाता है कि कौन सा समूह है वो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यून है, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसके अंदर क्या कहा जाता है लुईस अवधारणा के अंदर, लुईस अवधारणा में ध्यान में रखना, लुईस अवधारणा में ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वो कहलाते हैं आपके एसिड, अम्ल होते हैं वो, उनको अम्ल कहते हैं अपन। ठीक है। और उनका नाम दिया जाता है लुईस अम्ल, इनको लुईस अम्ल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों को। और जो इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक, इलेक्ट्रॉन आधिक्य यौगिक है, इनको कहा जाता है आपके लुईस क्षार, उनको लुईस क्षार कहा जाता है। ये आपके बेस हो जाते हैं, इनको लुईस क्षार कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं, देखो ये होते हैं आपके, देखो बोरोन परिवार जो है, बोरोन परिवार, बोरोन परिवार जो है उसके अंदर देखो क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो ये जो परिवार है इसके अंदर देखो क्या होता है, इनकी संयोजकता होती है तीन संयोजकता होती है। तो तीन संयोजकता होने से जैसे देखो अपन क्या है कि Bf3 देख रहे हैं, बोरोन जो होता है ना उसकी संयोजकता कितनी है, 3, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इसके, 3। यानी इसका फॉर्मूला जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो NS2Np1 है, NS2Np1 है। यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आपके, 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ये सहसंयोजक बंध है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रखा है और बंध बन रखा है। तो बोरोन के पास देखो कि सहसंयोजक बंध बनने के बाद भी देखो क्या है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। सहसंयोजक बंध बनने के बाद में भी देखो इसके पास, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2, 4, 6, यानी इनका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है। और लुईस तो यही तो कह रहा था कि वह तत्व स्थायी होता है जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो, चाहे वो कैसे ही करे, समझौता करे या इलेक्ट्रॉन दे या ले। ठीक है ना। लेकिन इसके पास बंध बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं बाह्यतम कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन ही रह रहे हैं, और ये यौगिक स्थायी होता है। ठीक है ना। तो इनके पास एक तरह से ये यौगिक कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गए। तो बोरोन परिवार पूरा का पूरा जो परिवार है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये जो यौगिक बना रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, इनको लुईस अम्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, लुईस अम्ल है। इसी तरह नाइट्रोजन परिवार है, उसमें लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो वो लुईस क्षार है, ध्यान में रखना। तो इसका जो जवाब है Bf3 की अम्लता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है, समझ गए होंगे। जवाब है वो किसके आधार पर हो जाएगा, लुईस अवधारणा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल है उसको अपन दर्शाते हैं Kw से। जब अपन आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य पढ़ेंगे तो उसमें ये अपना आएगा आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, आयनिक साम्य पढ़ेंगे तब। तो जल का आयनिक गुणनफल है उसको अपन Kw से दर्शा रहे हैं। ये क्या होता है, ये H+ जो सांद्रता है और OH- जो सांद्रता है उसका गुणनफल होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है आपके 10⁻⁻14। इस रूप में अपन इसको लिखते हैं। तो ध्यान में रखना, जल का जो आयनिक गुणनफल है वो अम्ल मिलाओ चाहे क्षार मिलाओ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल के आयनिक गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक शर्त है, केवल टेम्परेचर अगर आपने परिवर्तित किया, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया
तो आपका जल का आयनिक गुणनफल है उसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस समय जल का जो आयनिक गुणनफल है वो 10 की घात -14 रहता है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो तो ये 10 की घात -13 हो जाता है। और आप अगर इसको कर देते हो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तो उस समय ये 10 की घात -12 हो जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जल का आयनिक गुणनफल है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ताप के साथ परिवर्तनशील है, अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 मोलर अमोनियम क्लोराइड तथा 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके लिए पीकेबी का मान 5 है, तो इसकी पीएच क्या होगी? ये पीएच पूछा है इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी होगी, ये लिखा हुआ है, इसकी पीएच क्या होगी, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखो क्या होता है, आप ध्यान रखना, POH बराबर क्या होता है, PKB प्लस लोग लवण बट्टा क्षार, लवण बट्टा क्षार। क्या इनकी सांद्रता लेनी है भाई, इनकी सांद्रता लेनी है लवण बट्टा क्षार, ठीक है। तो POH अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो POH बराबर क्या आ जाएगा, PKB का मान अपन को दे रखा है, PKB का मान कितना है 5 दे रखा है, प्लस लोग, लोग बराबर बराबर क्या करना, लवण, लवण कौन सा अपने पास, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, बट्टा में क्षार क्या दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो POH जो है बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 5 प्लस लोग, इनका मान कितना दे रखा है भाई, अमोनियम क्लोराइड का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 0.01, ठीक है। ये इनकी सांद्रता दे रखी है, बट्टा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की है 0.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 10 की घात -1। देखो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा 100, इसको करोगे तो ऊपर आएगा 10, ठीक है ना। तो ये जो मान है इसका क्या आ जाएगा, POH बराबर आ जाएगा 5 प्लस लोग 10 की घात -1, ये मान आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो। यानी नीचे 100 आएगा, ऊपर जाएगा 10, तो ऊपर जो तो 100 से 10 बच गया नीचे, वो ऊपर 10 जाएगा तो 10 की घात -1 आ जाएगा, ठीक है भाई। जब आप इसको सॉल्व करते हो, इसको हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये ध्यान में रखना, लोग में जिसकी घातांक लगी हुई है वो हमेशा आगे आ जाता है, तो ये -1 आगे आ जाएगा, और लोग 10 का मान होता है 1, तो यहां पर ये क्या हो गया आपके पास, POH बराबर हो गया आपके पास 5 प्लस -1 आ गया अपने पास, लोग 10 का मान 1 है, ठीक है भाई। यानी ये -1 आगे आ जाएगा। जब अपन पीएच के सवाल सोल्व करेंगे आयनिक साम्य के अंदर तो वहां और अपन विस्तृत रूप से इनकी चर्चा करेंगे, तो आराम से पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, लोग कैसे सोल्व किए जाते हैं, सारे लोग से संबंधित अपन सवाल वहां पर करेंगे। तो अभी ये देखो POH का मान कितना आ गया, POH का मान आ गया आपके +4 आ गया, कितना आ गया, +4, 5 से 1 कम हो गया तो 4 आ गए, ठीक है ना भाई। अब आप ध्यान में रखना कि PH और POH बराबर होता है 14, ठीक है ना भाई। PH और POH का योग क्या होता है, 14 होता है, 14 होता है। तो आपके पास POH का मान आ चुका है, PH बराबर क्या हो जाएगा, देखो PH प्लस POH का मान है 4 बराबर 14, तो PH बराबर क्या हो जाएगा 14 - 4,
pH बराबर हो गया 10, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ इसकी pH होगी, ठीक है, तो ये pH का मान कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यदि किसी विलियन का pH 5.2 है तो इसका pOH होगा। सेम जो पीछे अपन ने अभी सवाल किया है उसी से एक मिलता जुलता सवाल है। तो pH वहां तो अपन ने pOH निकाला था, यहाँ pH अपन को दे रखी है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि pH प्लस pOH बराबर है आपके पास 14, और आपके पास pH का मान दे रखा है। pH का मान कितना है 5.2 प्लस pOH बराबर है आपके पास 14, तो pOH का मान कितना हो जाएगा, pOH का मान 14 माइनस 5.2, इसको सॉल्व कर लो, कितना मान आ जाएगा आपके पास मान आ जाएगा 8.8, इतना तो आप कर सकते हो माइनस, तो 8.8 आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो यानी ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज याद रखोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है। बफर विलियन है, यानी यहाँ आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें जितना भी मैटर है आपको आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक्स है उन पर ही विशेष ध्यान देना है, और मैं पूरा आपको मैटर है वो सेलेक्टेड मैटर जो है वो पूरा लाके दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, क्वालिटी का मैटर मिलेगा आपको। निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है, तो बफर विलियन होते हैं उभय प्रतिरोधी विलियन। बफर विलियन ऐसे विलियन होते हैं जिनमें आप अम्ल डालोगे या क्षार डालोगे तो वो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करेगा, उनकी पीएच बदलेगी नहीं जल्दी से, ठीक है ना। तो यहां देखो क्या होते हैं, बफर विलियन है वो दो प्रकार के बफर विलियन होते हैं। बफर विलियन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं साधारण प्रकार के, एक होते हैं मिश्रित प्रकार के। जो साधारण प्रकार के होते हैं वो होते हैं आपके वीक एसिड और वीक बेस जो है उसका साल्ट होता है ना, कोई भी वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट है वो होता है आपके बफर विलियन। यानी वीक एसिड कौन सा, जैसे एसिटिक अम्ल वीक एसिड है, वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है आपके इस तरह से, इसका एग्जाम्पल आपके हो सकता है CH3COONH4, ये आपके बफर विलियन की तरह कार्य कर सकता है। वीक एसिड और वीक बेस का क्या होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये है मिश्रित बफर विलियन कहते हैं, इनको तो साधारण बफर विलियन कहते हैं। मिश्रित में क्या होगा, आपके वीक एसिड हो या वीक बेस हो, इनके साथ साल्ट होना चाहिए। कौन सा साल्ट होना चाहिए, वो साल्ट होना चाहिए आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है भाई। और यहां आपके वीक बेस, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये जो कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, यानी ये तो क्या है, ये साल्ट है भाई, ये साल्ट है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो उसको अपन बफर विलियन की श्रेणी में ले लेंगे। ये साल्ट है, ये भी साल्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, इन ऑप्शनों के अंदर ये प्लस है यहाँ, है ना। HCl है, HCl तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कहीं भी नहीं है अपना, सीधा स्ट्रॉन्ग एसिड तो कहीं भी नहीं ले रखा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन में अपने पास क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है अपना वीक एसिड, तो ठीक है ना। तो वीक एसिड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखो वीक एसिड आ गया, वीक एसिड, और इसके साथ क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग साल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है जो है अपने पास, उसका मिश्रण आ गया, साल्ट क्या, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट आ गया अपने पास, ठीक है ना। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके देखो CH3COOH, वीक एसिड प्लस NaOH, इसका मिश्रण है भाई, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
उसका जो कॉम्बिनेशन आ जाता है वो भी किसका कार्य काम करेगा, बफर विलियन का काम करेगा। तो सीधा सा अपने पास जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें देखो ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, और इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके अंदर, इसमें वीक ही बेस है, तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, ये, और ये एकदम सही फिट बैठ रहा है। ठीक है भाई, तो बफर विलियन का ये उदाहरण हो जाएगा अपने पास। आगे देखो भाई, इन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है। गैसों का मिश्रण जहां बात आ गई वहां आपको सीधा सा ध्यान में रखना है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक गैसें अगर उनको मिश्रित किया तो उन गैसों का जो दाब है, पात्र की दीवारों पर जो दाब लग रहा है, कुल दाब है, वो क्या होगा, कुल दाब जो लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी कुल है वो प्रत्येक गैस का जो आंशिक दाब है, यानी मैंने दो गैसें ले ली ए और बी, ठीक है ना, इनका जो आंशिक दाब है उनके योग के बराबर होगा। ठीक है ना भाई, कोई भी पात्र है उसके अंदर गैसें भर रखी है, ए गैस भर रखी है, बी गैस भर रखी है, सी भी ले सकते हैं, डी भी, यानी जितनी भी गैसें लो, इनका प्रत्येक जो इंडिविजुअल जो दाब है उसको अपन आंशिक दाब कह रहे हैं। इन आंशिक दाब का योग ही आपके पी कुल होगा। ये नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन के आंशिक जो गैसों का दाब है वो किसके बराबर होगा, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग है वो गैसों के मिश्रण का कुल दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आदर्श गैस के समीकरण पीवी इजिकल टू एनआरटी में निम्न में से कौन सा आर का गणितीय मान नहीं हो सकता। तो इसमें देखो आप आर के मान कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, देखो आर का जो मान है आपके, देखो मैं आर के मान लिख रहा हूं, सारे नोट कर लेना। अब आर के मान कौन कौन से होते हैं, आर का जो मान है आपके 8.314 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है भाई, मोल प्रति मोल अपन कहते हैं इसको, और प्रति केल्विन, ये मान आर का मान है, यानी पहला ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, एक जूल बराबर होते हैं 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है भाई, तो दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास उसमें देखो कि इन अर्ग को जूल में बदलेंगे तो एक जूल हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन भी अपना सही है। 8.314 इंटू 8.314 जूल प्रति मोल और प्रति केल्विन, ये जवाब भी आपका सही जवाब है। इसके बाद में आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मोल प्रति मोल और प्रति केल्विन जो है, ये भी आपका सही जवाब होगा। अगला जो जवाब है वो इसमें क्या है कि ये तीनों तो आर के मान है, ये आर का मान नहीं है, तो इस प्रश्न की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सही जवाब है, यानी ये आर का मान नहीं है, इसमें लीटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सही जो होता है ना ये होता है 8.314 लीटर एटमोस्फियर, एटमोस्फियर यानी वायुमंडल, वायुमंडल प्रति मोल और प्रति केल्विन, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये चारों मान आपको ध्यान में रखने हैं। जूल का आ गया अपने पास 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये तीनों ही आर के मान होते हैं, ये आर का मान नहीं होता है, इसमें लीटर नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखना लीटर आपको लिखना है, ये मान आर के होते हैं। इस प्रश्न की दृष्टि से ये चौथा क्वेश्चन, जो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये आर का मान है वो नहीं हो सकता।
तो मैंने सारे आपके जो प्रश्न है केमिस्ट्री के अंदर आए हैं उनको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करी है। तो आपको पसंद आए होंगे। तो इस ट्यूशन के साथ ही मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और हमारा जो वीडियो कोर्स आ रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी सहमति प्रदान करें। धन्यवाद।